नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के किराएदारी कानूनों की दुनिया में एक ऐसी गहरी डुबकी लगाने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई है। सोचिए, एक नया किराएदारी कानून आता है, लेकिन फिर अदालत कहती है कि कुछ मामलों के लिए पुराना सिस्टम भी चलता रहेगा। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? हाँ बिल्कुल। पहली नजर में तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि नया कानून आने के बाद भी पुराना सिस्टम कैसे चल सकता है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 मई 2023 के एक अहम फैसले की। ये फैसला दो मामलों एससीसी रिवीजन संख्या 15,822 जो अमित गुप्ता बनाम गुलाब चंद्र कनोडिया वाला केस है, हाँ, और दूसरा एससीसी रिवीजन डिफेक्टिव संख्या 482022, इन दोनों को एक साथ सुना गया था। और इस पूरी चर्चा का मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में 2021 में वो नया किराएदारी कानून लागू हुआ, हाँ, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, हाँ वही, तो उसके आने के बाद उन पुराने किराएदारी के झगड़ों का क्या होगा जो पहले से अदालतों में चल रहे थे, खासकर वो मामले जो स्मॉल कॉज कोर्ट यानी एससीसी में थे। क्या नया कानून आने से वो सब मामले खत्म हो गए एकदम से, या वो चलते रहेंगे? और क्या नए मामले भी पुराने सिस्टम में जा सकते हैं? ये सारे सवाल उठ खड़े हुए। आज हमारा मकसद है इस फैसले की परतों को खोलना, इसके पीछे के जो कानूनी दांव पेच है उनको समझना, और सबसे जरूरी बात ये जानना कि उत्तर प्रदेश में आम मकान मालिकों और किराएदारों के लिए, खासकर जिनकी किराएदारी बरसों पुरानी है या जिनके पास कोई लिखा पढ़ी वाला अग्रीमेंट नहीं है, उनके लिए इस फैसले के क्या मायने हैं। सही कहा, ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए अहम है जो या तो किराए पर रहता है या अपना घर किराए पर देता है। ठीक है, तो चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे, मतलब क्या हुआ था जमीन पर। हाँ, तो इसमें दो अलग अलग स्थितियां थी, जैसा आपने शुरू में बताया। हाँ, दो केस थे ना? बिल्कुल। पहले मामले में 14/8/2022 एक किराएदार था, उसके खिलाफ स्मॉल कॉज कोर्ट में मुकदमा पहले से चल रहा था। जब 2021 में नया कानून आया तो उसने अर्जी दी। क्या कहा उसने? उसने कहा, रे अब तो नया कानून आ गया है, मेरा ये पुराना वाला मुकदमा अब नहीं चलना चाहिए, इसे खारिज करो। अच्छा। लेकिन निचली अदालत ने उसकी ये अर्जी खारिज कर दी, मतलब कहा कि मुकदमा तो चलेगा। ओके। तो ये किराएदार पहुंच गया हाई कोर्ट। हाँ, रिवीजन में। और दूसरा मामला, वो तो बिल्कुल उल्टा था शायद। हाँ, दूसरा मामला 48/2022 ठीक इसका उल्टा था। यहाँ एक मकान मालिक ने नया कानून आने के बाद स्मॉल कॉज कोर्ट में मुकदमा दायर किया। नया मुकदमा नया कानून आने के बाद एससीसी कोर्ट में। हाँ, लेकिन जिला जज साहब ने शुरू में ही, मतलब एडमिशन स्टेज पर ही, ये कहकर खारिज कर दिया कि भाई अब तो नया किराएदारी कानून 2021 लागू है, ये मुकदमा स्मॉल कॉज कोर्ट में सुनवाई योग्य ही नहीं है। तो यहाँ मकान मालिक हाई कोर्ट पहुंच गया। तो देखा आपने, एक जगह कोर्ट कह पुराना मुकदमा एससीसी में चलेगा, दूसरी जगह कह रहा है कि नया कानून आने के बाद नया मुकदमा भी एससीसी में नहीं चलेगा। बिल्कुल, एकदम विरोधाभासी स्थितियां थीं। इसीलिए हाईकोर्ट के लिए जरूरी हो गया था कि वो इस पर स्थिति साफ करे। तो फिर हाईकोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या बने? आपने शुरू में इशारा किया था। हाँ, कोर्ट ने खुद ही दो मुख्य कानूनी प्रश्न तय किए जिन्हें उन्हें सुलझाना था। पहला सवाल, क्या नया किराएदारी कानून 2021 आने से वो सारे पुराने केस जो स्मॉल कॉज कोर्ट में पहले से चल रहे थे या उनसे जुड़ी जो रिवीजन याचिकाएं थीं, वो सब अचानक बंद हो जाएंगी? क्या वो अबेट हो जाएंगी, मतलब कानूनी तौर पर निष्प्रभावी, सिर्फ इसलिए कि नए कानून के सेक्शन 46 में। सेक्शन 46 ये वही रिपील और सेविंग वाला है ना? हाँ, वही रिपील एंड सेविंग क्लॉज। तो सवाल था कि क्या सिर्फ इसलिए कि सेक्शन 46 में इन एससीसी केसों का नाम साफ साफ नहीं लिखा है तो क्या वो खत्म मान लिए जाएंगे? अच्छा, ये रिपील एंड सेविंग क्लॉज क्या बला है, जरा आम भाषा में समझाएंगे। देखिए, जब भी कोई नया कानून आता है तो वो अक्सर किसी पुराने कानून की जगह लेता है। तो नए कानून में एक सेक्शन होता है जो बताता है कि पुराना कानून रिपील यानी निरस्त किया जाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताना पड़ता है कि पुराने कानून के तहत जो काम शुरू हो चुके थे, जैसे कोई केस चल रहा था या कोई अधिकार मिल चुका था, उनका क्या होगा। तो सेविंग क्लॉज या व्यावृद्धि खंड यही करता है, वो पुराने कानून की कुछ चीजों को सेव कर लेता है यानी बचा लेता है, ताकि वो नए कानून के आने के बाद भी जारी रहें। समझ गई। तो यहाँ झगड़ा ये था कि एसएससी केस सेव हुए या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा सवाल क्या था? हाँ, दूसरा सवाल और भी मतलब गहरा था। नए कानून का जो सेक्शन 38 है वो कहता है कि किराएदारी के झगड़ों के लिए
सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र खत्म, बार ऑन जुरिस्डिक्शन। हाँ, मतलब सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। या जो नए कानून के तहत रजिस्टर नहीं हुई हैं, क्या उनके झगड़े निपटाने के लिए अभी भी स्मॉल कॉज कोर्ट का रास्ता खुला है? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अहम सवाल है। मतलब ये सिर्फ पुराने केस बचाने की बात नहीं थी, नहीं। बल्कि ये भी तय होना था कि क्या भविष्य में भी कुछ सिचुएशंस में पुराना एससीसी वाला रास्ता खुला रहेगा। बिल्कुल, और इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ना था। ये तो हजारों और शायद लाखों किराएदारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली बात है, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां बहुत सी किराएदारियां बिना कागज पत्तर के ही चलती हैं। निश्चित रूप से, और इसीलिए अदालत में दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई। एक पक्ष जिनका प्रतिनिधित्व श्री टंडन कर रहे थे, उनका तर्क था कि भाई अब पुराने एससीसी मुकदमे खत्म हो जाने चाहिए। उनकी क्या दलीलें थीं? उनकी मुख्य दलीलें थीं, पहली कि नए कानून का जो सेक्शन 46 है वो सिर्फ पुराने यूपी एक्ट 13 ऑफ 1972 वाले केस बचाता है। अच्छा, वो किराया नियंत्रण वाला कानून। हाँ, वो कहते थे कि सेक्शन 46 उन एससीसी मुकदमों को नहीं बचाता जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 के तहत दायर हुए थे। दूसरी दलील थी कि नया कानून एक बिल्कुल नया सिस्टम बना रहा है, किराया प्राधिकरण, किराया ट्रिब्यूनल। हाँ, वो तो है। तो ऐसा करके उसने एससीसी कोर्ट वाले सिस्टम को, जो 1972 के एक यूपी संशोधन से ताकत पाता था, उसे इशारों इशारों में, मतलब इम्प्लाइडली रिपील कर दिया है, भले साफ साफ लिखा ना हो। इम्प्लाइडली रिपील मतलब बिना कहे ही खत्म मान लेना। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये कानून की थोड़ी बारीक समझ है। मतलब जब कोई नया कानून पुराने से बिल्कुल मेल ना खाता हो या उसका मकसद ही पुराने सिस्टम को बदलना हो, तो कभी कभी अदालतें मान लेती हैं कि नया कानून पुराने को खत्म कर रहा है, भले लिखा ना हो। अच्छा। और तीसरी दलील थी कि नए कानून का सेक्शन 42 जो कहता है कि यह कानून बाकी सब पर भारी पड़ेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट, वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि अब एससीसी वाला रास्ता बंद। तो ये थी एक तरफ की बात कि भाई एसएससी का चैप्टर क्लोज। दूसरी तरफ क्या दलीलें थी? बिल्कुल, दूसरी तरफ श्री श्रीवास्तव और श्री सिंह जैसे वकीलों ने मजबूत तर्क दिए कि नहीं, एससीसी मुकदमे जारी रहने चाहिए और ये रास्ता बंद नहीं हुआ है। और उनका सबसे बड़ा और दिलचस्प तर्क था, जैसा आपने पहले पकड़ा, राष्ट्रपति की सहमति वाला। हाँ, राष्ट्रपति की सहमति। किराएदारी के कानून में राष्ट्रपति कहाँ से आ गए? ये जरा फिर से बताइए। ये समझना बहुत जरूरी है, और ये इस केस का मेरे हिसाब से क्रक्स है। कि हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बांटता है। हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर। सही। कुछ विषय कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे किराएदारी, अदालती प्रक्रिया वगैरह। अब 1972 में यूपी सरकार ने कानून बनाया, यूपी सिविल विधि संशोधन अधिनियम 1972। इस कानून ने केंद्र के दो पुराने कानूनों में बदलाव किया। कौन से कानून? एक तो प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट एक्ट 1887 और दूसरा बंगाल आगरा असम सिविल कोर्ट्स एक्ट। इनमें बदलाव करके ही किराएदारी के मामले एससीसी कोर्ट में सुनने का रास्ता बना था। और सबसे जरूरी बात, 1972 के यूपी संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति ली गई थी। अच्छा, प्रेसिडेंशियल असेंट। हाँ, अब संविधान का अनुच्छेद 254 ये कहता है कि अगर राज्य का कोई कानून जिस पर राष्ट्रपति की सहमति है वो केंद्र के किसी कानून से जुड़ा है या उसमें बदलाव करता है तो वो ज्यादा मजबूत माना जाता है। उसे बाद में आने वाला राज्य का कोई साधारण कानून जिस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है, जैसे कि ये नया किराएदारी कानून 2021, वो उसे आसानी से ओवरराइड या रिपील नहीं कर सकता, खासकर इम्प्लाइडली, मतलब इशारों में। ओहो, तो ये पूरा मामला संवैधानिक दाव पेंच का बन गया। मतलब 1972 वाले कानून को राष्ट्रपति का एक तरह का कवच मिला हुआ था। हाँ, कह सकते हैं। जिसे 2021 वाला कानून बिना राष्ट्रपति की सहमति के भेद नहीं सकता। आप काफी हद तक सही समझ रही हैं। यही उनकी मुख्य दलील थी कि भाई 1972 वाला संशोधन एक्ट अभी भी जिंदा है, उसे रिपील नहीं किया गया है, तो उसके तहत एससीसी का रास्ता भी खुला है। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून 2021 वाले के सेक्शन 38 की जो रोक है वो सिर्फ उन झगड़ों पर लागू होती है जो नए कानून के तहत बाकायदा रजिस्टर हुए एग्रीमेंट से पैदा होते हैं। मतलब जो एग्रीमेंट फाइल हुए हैं अथॉरिटी के पास। बिल्कुल। दूसरी बात कि नया कानून हर तरह की किराएदारी को कवर नहीं करता। जैसे वो पुरानी किराएदारियां जिनका कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है, या महीने दर महीने वाली किराएदारी जहां मकान मालिक और किराएदार नए कानून की धारा 4 वाली प्रक्रिया जैसे एग्रीमेंट जमा करना वगैरह वो पूरी नहीं करते। हाँ, ऐसी तो बहुत होंगी।
तो इन सब छूटे हुए मामलों के लिए पुराना एससीसी वाला रास्ता खुला रहना चाहिए। और तीसरा, अगर राज्य का नया कानून बिना राष्ट्रपति की सहमति वाला केंद्र के कानूनों से टकराता है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 या एससीसी एक्ट 1887, तो इसे रिपेग्नेंसी कहते हैं। रिपेग्नेंसी? हाँ, टकराव। ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून या राष्ट्रपति की सहमति वाला राज्य का कानून ही मान्य होगा, राज्य का नया साधारण कानून नहीं। बाप रे, ये तो वाकई कानून की बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ किरायादारी नहीं, ये तो हमारे संविधान के काम करने का तरीका है। बिल्कुल। केंद्र राज्य संबंध, कानूनों का टकराव, राष्ट्रपति की सहमति का महत्व, ये सब इसमें आ गया। तो इन सब दलीलों के जाल में अदालत ने अपना रास्ता कैसे निकाला? कोर्ट ने किस तर्क को ज्यादा वजन दिया? अदालत ने बहुत ही बारीकी से और कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से विश्लेषण किया। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति की सहमति वाले बिंदु को ही पकड़ा। हाँ, वो सबसे अहम लग रहा था। कोर्ट ने माना कि हाँ, 1972 का यूपी संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति से बना था और उसने केंद्रीय कानूनों में बदलाव किया था। ये बात सही है। इसलिए 2021 का नया यूपी कानून, जिसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है, वो 1972 के उस मजबूत कानून को अप्रत्यक्ष रूप से इम्प्लाइडली निरस्त नहीं कर सा। ये संविधान का मूल सिद्धांत है, आर्टिकल 254। अच्छा, तो ये वाली दलील कोर्ट ने मान ली, पक्का हो गया कि 1972 वाला संशोधन अभी भी लागू है। हाँ, फिर कोर्ट ने नए किराएदारी कानून 2021 की अपनी व्याख्या की। उसमें क्या पाया कोर्ट ने? क्या उसमें कोई कमी दिखी? कोर्ट ने माना कि हाँ, ये कानून लिखित समझौतों पर बहुत जोर देता है। उन्हें किराया प्राधिकरण के पास जमा कराना होता है, धारा 4। ये सब ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यहीं पर एक बड़ी कमी या गैप पकड़ा। गैप? कैसा गैप? कोर्ट ने कहा कि कानून ये तो बताता है कि एग्रीमेंट जमा कराना है, पर यह साफ नहीं बताता कि अगर कोई ऐसा नहीं करता, खासकर पुरानी बिना लिखित एग्रीमेंट वाली किराएदारियों में, जहां दोनों ही पक्ष कुछ ना करें, तो उसका नतीजा क्या होगा। कानून ऐसी किराएदारियों को सीधे सीधे अवैध, इनवैलिड या शून्य वॉइड घोषित नहीं करता। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर एग्रीमेंट नहीं है या जमा नहीं हुआ, तो क्या वो किराएदारी है ही नहीं? यही सवाल था, और यहीं पर सेक्शन 38(2) और सेक्शन 21 अहम हो जाते हैं। सेक्शन 38(2) कहता है कि किराया प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र उन्हीं मामलों तक सीमित है जहां एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया हो। अच्छा, मतलब एग्रीमेंट आया तो ही अथॉरिटी देखेगी? हाँ, मोटे तौर पर। और सेक्शन 21 में बेदखली के जो आधार दिए गए हैं, वो भी ज्यादातर एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन या कुछ खास वजहों से जुड़े हैं। तो सवाल उठा कि अगर किसी का एग्रीमेंट ही जमा नहीं हुआ या है ही नहीं, तो क्या वो किराएदार कभी बेदखली नहीं होगा, या उसका मकान मालिक कहां जाएगा अपनी शिकायत लेकर? हाँ, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। मतलब मकान मालिक फंस गया। बिल्कुल। इस गैप या खालीपन को भरने के लिए कोर्ट को सोचना पड़ा कि क्या कोई और रास्ता उपलब्ध है या नहीं। तो क्या नए कानून का वो ओवरराइडिंग इफेक्ट वाला सेक्शन धारा 42 या रिपील एंड सेविंग वाला सेक्शन धारा 46 इस गैप को नहीं भरते? क्या उनसे कुछ मदद नहीं मिली? कोर्ट ने इन सेक्शंस को भी बहुत ध्यान से देखा। धारा 42 ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ राज्य के दूसरे असंगत कानूनों पर भारी पड़ेगा। ये केंद्रीय कानूनों या राष्ट्रपति की सहमति वाले राज्य के कानूनों पर तब तक भारी नहीं पड़ सकता जब तक कि इस नए कानून 2021 वाले को भी राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए, जो कि मिली नहीं है। ओके, तो धारा 42 का असर सीमित हो गया। और धारा 46 का क्या, वो रिपील और सेविंग वाली? धारा 46 पर कोर्ट ने जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का सहारा लिया। ये एक तरह का मास्टर कानून है जो बताता है कि कानूनों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। आपने बताया था। उसकी धारा 6 कहती है कि जब कोई कानून हटाया जाता है तो पुराने कानून के तहत शुरू हो चुकी कार्यवाही या मिले हुए अधिकार तब तक खत्म नहीं होते जब तक कि नए कानून में ऐसा करने का साफ साफ इरादा न जाहिर किया गया हो। कोर्ट ने पाया कि 2021 के नए कानून में ऐसा कोई साफ इरादा नहीं दिखता कि वो पहले से चल रहे एसएससी मुकदमों को खत्म करना चाहता है। उसमें सिर्फ पुराने किराया नियंत्रण एक्ट 1972 को रिपील करने की बात है। अच्छा, तो मतलब चुप रहने का मतलब खत्म करना नहीं है? बिल्कुल, बल्कि कोर्ट ने धारा 46 के सब सेक्शन 3 को और ध्यान से पढ़ा। वो दिलचस्प है। वो कहती है कि सिविल कोर्ट में लंबित कार्रवाई जो निरस्त कानून यानी 1972 एक्ट के अलावा किसी अन्य कानून के तहत शुरू हुई हो, वो चलती रहेगी। निरस्त कानून के अलावा? हाँ, कोर्ट ने कहा कि एससीसी मुकदमे अनिवार्य रूप से सिविल कोर्ट द्वारा ही सुने जाते हैं जो एससीसी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है,
और ये मुकदमे किस कानून के तहत चलते हैं? वो 1887 वाले एक्ट के तहत। इसी वाला एक्ट तो निरस्त हुआ ही नहीं है। अरे वाह। तो कोर्ट ने कहा कि धारा 46(3) असल में इन एससीसी मुकदमों को बचाती है, खत्म नहीं करती, क्योंकि ये निरस्त कानून के अलावा किसी और कानून यानी पीएससीसी एक्ट 1887 के तहत चल रहे हैं। क्या बात है। मतलब जिस सेक्शन को मुकदमे खत्म करने की दलील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, कोर्ट ने उसी में से उन्हें बचाने का रास्ता निकाल लिया। ये तो कमाल की व्याख्या है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून की व्याख्या कितनी गहराई से की जा सकती है। लेकिन वो केंद्र और राज्य के कानूनों के टकराव यानी रिपग्नेंसी वाली बात का क्या हुआ, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट वाली बात? कोर्ट ने उस पर भी विचार किया। उन्होंने माना कि हाँ, अगर नया राज्य कानून 2021 वाला केंद्रीय कानून संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के कुछ प्रावधानों से टकराता है तो टकराव की स्थिति बन सकती है, खासकर उन मामलों में जहां नया कानून लागू नहीं होता। यहीं पर कोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत लगाया। सामंजस्यपूर्ण निर्माण, ये क्या है? कुछ हार्मनी जैसा? हाँ बिल्कुल, ये कानून की व्याख्या का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। जब दो कानून आपस में टकराते हुए दिखें या एक ही विषय पर दोनों कुछ कहते हों, तो कोर्ट कोशिश करता है कि दोनों को इस तरह से समझा और लागू किया जाए कि दोनों ही बने रहें और अपना अपना काम करें जहां तक संभव हो सके। मतलब उनमें सामंजस्य या हार्मनी बिठाई जाए, बजाय इसके कि एक को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अच्छा, मतलब दोनों को साथ चलाने की कोशिश करना। किस उन मामलों को देखेगा जो उसके दायरे में आते हैं, यानी लिखित रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वाले, धारा 4 का पालन करने वाले। लेकिन जो मामले उसके दायरे से बाहर रह जाते हैं, जैसे बिना लिखित एग्रीमेंट वाले, या जहां धारा 4 का पालन नहीं हुआ, या महीने दर महीने वाली अनौपचारिक किराएदारी, उनके लिए पुराना सिस्टम यानी 1972 के राष्ट्रपति की सहमति वाले संशोधन के तहत चलने वाले एससीसी मुकदमे लागू रहेंगे। तो मतलब दोनों सिस्टम अपनी अपनी जगह काम करेंगे। हाँ, इस तरह दोनों सिस्टम साथ साथ चल सकते हैं बिना एक दूसरे को पूरी तरह काटे। ये है सामंजस्यपूर्ण निर्माण। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अदालत ने यहां एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधा है। एक तरफ नए कानून का मकसद किराएदारी को औपचारिक बनाना का सम्मान किया है, तो दूसरी तरफ संवैधानिक सिद्धांतों, राष्ट्रपति की सहमति, केंद्र राज्य संबंध और पुराने स्थापित कानूनी रास्तों को भी सुरक्षित रखा है, ताकि किसी के लिए न्याय का दरवाजा अचानक बंद न हो जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी किराएदारी नए सिस्टम में फिट नहीं बैठती। वाह, ये तो काफी गहरा और कहना पड़ेगा काफी सुलझा हुआ विश्लेषण था। तो इन सब तर्क वितर्क और विश्लेषण के बाद आखिरकार कोर्ट ने उन दो शुरुआती सवालों का क्या जवाब दिया, एकदम पॉइंट पर? हाँ, कोर्ट ने बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में जवाब दिए। पहले सवाल पर कि क्या नया कानून आने से पुराने एससीसी केस और रिवीजन खत्म हो जाएंगे? हाँ। कोर्ट का फैसला नहीं, वो खत्म नहीं होंगे, वो जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। उनको धारा 46(3) और जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 6 का संरक्षण प्राप्त है। ये पैरा 84 में स्पष्ट किया गया। ओके, तो पुराने केस सेफ हैं। और दूसरा सवाल कि क्या नया कानून आने के बाद भी उन किराएदारियों के लिए एससीसी केस दायर हो सकते हैं जो नए कानून के दायरे में ठीक से नहीं आती? हाँ, जैसे बिना एग्रीमेंट वाली। इसमें वो सभी किराएदारियां शामिल हैं जो धारा 4 के तहत नहीं आती, जैसे बिना लिखित समझौते वाली किराएदारी जहां समझौता विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, महीने दर महीने की किराएदारी जो अधिनियम के विशिष्ट तंत्र से बाहर है वगैरह। नए कानून की धारा 38 की रोक, बार ऑन जुरिस्डिक्शन, इन पर पूरी तरह से लागू नहीं होती। यूपी सिविल विधि संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा प्रदान किया गया मंच पीसीएससी अधिनियम के माध्यम से इन मामलों के लिए जारी रहेगा। ये पैरा 107 में कहा गया। तो इसका मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में अब किराएदारी के झगड़ों के लिए दो समानांतर यानी पैरेलल सिस्टम काम करेंगे, है ना? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। एक नया सिस्टम, किराया प्राधिकरण और किराया ट्रिब्यूनल, उन मामलों के लिए जो नए कानून के तहत आते हैं, जिनका प्रॉपर एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है। सही। और एक पुराना सिस्टम यानी स्मॉल कॉज कोर्ट, उन मामलों के लिए जो नए कानून के दायरे से बाहर है या जो कानून आने से पहले से चल रहे थे। बिल्कुल, यही स्थिति बनती दिख रही है इस फैसले के बाद। लेकिन एक मिनट, इससे आम आदमी के लिए चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएंगे? अब कोई मकान मालिक या किराएदार कैसे तय करेगा कि उसे अपनी समस्या लेकर कहाँ जाना है, नए प्राधिकरण के पास या पुराने एससीसी कोर्ट में? उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा मामला किस कैटेगरी में आता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जायज सवाल है
और हाँ, ये सच है कि शुरुआत में थोड़ी उलझन हो सकती है। हो सकता है कि क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर, मतलब मेरा केस कहाँ सुना जाएगा, इसको लेकर कुछ और मुकदमेबाजी भी हो। हाँ, यही तो डर है। लेकिन मोटा मोटा नियम जो इस फैसले से निकलता है वो कुछ ऐसा लगता है। अगर आपके पास लिखित रेंट एग्रीमेंट है और आपने उसे नए कानून 2021 वाले के तहत किराया प्राधिकरण को सूचित कर दिया है, यानी धारा 4 की प्रक्रिया पूरी की है, तो आपके मामले नए सिस्टम प्राधिकरण ट्राइब्यूनल में सुने जाएंगे। ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन अगर आपकी किराएदारी पुरानी है, बिना लिखित एग्रीमेंट के है, या आपने नए कानून की धारा 4 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, ना आपने जानकारी दी ना किराएदार ने, तो ज्यादा संभावना है कि आपको पुराने रास्ते यानी स्मॉल कॉज कोर्ट ही जाना होगा, खासकर बेदखली जैसे मामलों के लिए। अच्छा। और जो केस पहले से एससीसी कोर्ट में चल रहे थे वो तो वही चलते रहेंगे, उन्हें कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये थोड़ी स्पष्टता देता है। मतलब अग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन अब बहुत जरूरी हो गया है नए सिस्टम में जाने के लिए। बिल्कुल, नया कानून इसी को बढ़ावा देना चाहता है। और उन 2 असल केसों का क्या हुआ जिनसे ये सारी बहस शुरू हुई थी, वो अमित गुप्ता वाला और दूसरा? हाँ, कोर्ट ने आखिर में अपने निकाले गए इन कानूनी सिद्धांतों को उन दोनों कंक्रीट केसों पर लागू किया। तो क्या फैसला आया उनमें? पहला केस एससीसी रिवीजन 15/2022 जो किराएदार ने दायर किया था ये कहते हुए कि उसका पुराना मुकदमा खत्म होना चाहिए, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब किराएदार की रिवीजन खारिज। हाँ, यानी निचली अदालत का फैसला सही था, मुकदमा एससीसी कोर्ट में चलता रहेगा। हाई कोर्ट ने बल्कि ये भी कहा कि ये 2009 का बहुत पुराना मुकदमा है, इसे 6 महीने के अंदर तेजी से निपटाया जाए। अच्छा, स्पीड अप करने को भी कहा। और दूसरा केस एससीसी रिवीजन 482022 जो मकान मालिक ने दायर किया था जब जिला जज ने उसका नया एससीसी मुकदमा शुरू में ही खारिज कर दिया था, उसे कोर्ट ने स्वीकार अलाउ कर लिया। मतलब मकान मालिक की रिवीजन मान ली गई। हाँ, यानी जिला जज का वो शुरुआती आदेश गलत था, मामले को वापस जिला जज के पास भेजा गया और कहा गया कि वो इस हाईकोर्ट के ताजा फैसले की रोशनी में 3 महीने के अंदर फिर से तय करें कि ये नया मुकदमा एससीसी कोर्ट में चल सकता है या नहीं, क्योंकि ये शायद बिना एग्रीमेंट वाला मामला हो सकता है। समझ गई। तो दोनों ही मामलों में एससीसी कोर्ट का रास्ता खुला रहा, एक पुराने केस के लिए और एक संभावित नए केस के लिए भी। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ या सार क्या निकलता है? मतलब आम लोगों के लिए टेक अवे क्या है? सार ये है कि उत्तर प्रदेश का जो नया किराएदारी कानून 2021 है वो मुख्य रूप से औपचारिक, फॉर्मल, लिखित और रजिस्टर किराएदारियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। वो भविष्य की तरफ देख रहा है, सिस्टम को सुधारना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन कानून अतीत को और जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो मुकदमे पहले से चल रहे थे वो चलते रहेंगे। और हकीकत यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में और शायद पूरे देश में बहुत सी किराएदारियां अनौपचारिक हैं, बिना लिखा पढ़ी के जुबानी भरोसे पर चलती हैं। हाँ, ये तो सच है। तो इन अनौपचारिक या ग्रे एरिया वाली किराएदारियों के लिए और पुराने चल रहे मामलों के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट का पुराना रास्ता भी अभी भी खुला है। और ये सिर्फ कोर्ट की मर्जी की बात नहीं, बल्कि संवैधानिक मजबूरियों, खासकर वो राष्ट्रपति की सहमति वाले सिद्धांत और कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की वजह से है। मतलब एक तरह से 2 रास्ते अब साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए। क्या सवाल? सवाल ये कि नया कानून चाहता है कि सब कुछ औपचारिक हो, कागज पर हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां करोड़ों किराएदारियां शायद आज भी जुबानी या अनौपचारिक हैं, उन्हें इस नए औपचारिक ढांचे में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये फैसला दिखाता है कि कानूनी सिस्टम को इस बदलाव के दौरान एक संतुलन बनाना पड़ रहा है। हाँ, ये संतुलन तो दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 2 सिस्टम वाली व्यवस्था लंबे समय तक व्यवहारिक रहेगी? क्या इससे और ज्यादा कानूनी लड़ाइयां शुरू नहीं होंगी, सिर्फ यही तय करने के लिए कि मेरा केस कहां सुना जाएगा? भविष्य में शायद हमें इस पर और स्पष्टीकरण की जरूरत पड़े, या शायद कानून में ही कुछ बदलाव करके इस स्थिति को और साफ किया जाए। ये देखना होगा कि जमीन पर चीजें कैसे विकसित होती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना, पुरानी व्यवस्थाओं के साथ उसका तालमेल बिठाना और आम लोगों के लिए उसे आसान बनाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। उम्मीद है कि इस गहरी पड़ताल से उत्तर प्रदेश के किराएदारी कानूनों की इस जटिल तस्वीर को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी और ये भी समझ आया होगा कि कैसे एक अदालती फैसला संवैधानिक सिद्धांतों, नए कानून के इरादों और जमीनी हकीकत के बीच